हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी सर्कल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 6 हिंदी। बुक का नाम है मल्हार। उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका मातृभूमि, जो कि एक काव्य खंड है बच्चों। और उसका आज हम पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको इस कविता को पढ़ना और समझना है तो इस कविता की पूरी व्याख्या मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है बच्चों, जिसकी लिंक आपको मेरे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पाठ का नाम है हमारा मातृभूमि, जो कि पाठ नंबर 1 है हमारा इस बुक का। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पाठ से। तो ये जो आपको क्वेश्चन आपके सामने अभी आ रहे हैं वो पाठ के अंदर से पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो उसका आंसर आपको अपनी सोच समझ से देना है, मेरी समझ से। क प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने सही का निशान बनाइए। तो हमें जो भी आंसर लगेगा सही, उसके सामने हमें राइट का निशान बनाना है। प्रश्न नंबर 1 आ रहा है बच्चों, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। उसके ऑप्शन देख लेते हैं। क चरण, ख वंशी, ग हिमालय और घ सिंधु। जैसा कि बच्चों कविता पढ़ाते समय फर्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में बताया था, हिमालय के बारे में बताया गया था। तो साइड में देखो पंक्तियां भी दी हुई हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो इस प्रश्न में हमारे हिंद महासागर के लिए देखिए ध्यान से कि हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द लिया है वो हमें बताना है, कौन सा शब्द आया है। तो बच्चों हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। आपको पंक्तियां भी सामने दिखाई गई हैं। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो हिंद महासागर को क्या बताया था, जैसे जब आपने पोयम पढ़ी होगी समझी होगी, तो उसमें हिंद महासागर नीचे की तरफ है हमारे भारत देश में। तो नीचे की तरफ मतलब चरण छूता है वो, ठीक है। तो नीचे की तरफ हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है, देखो नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो आप पंक्तियों में भी देखोगे जैसे, तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब इसके जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसके मीनिंग देख लेते हैं। चरण मतलब बच्चों पैर होता है, वंशी मतलब बांसुरी, हिमालय मतलब एक पर्वत पहाड़ का नाम है, और सिंधु हमारे लिए एक महासागर का नाम बताया है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी समझ से तो इसका आंसर घ होना चाहिए। आगे देखिए आंसर भी इसका घ ही है। तो सिंधु जो शब्द यूज़ किया गया है बच्चों वो हिंद महासागर के लिए यूज़ किया गया है। आप स्पेशल इसमें हिंद महासागर को हाईलाइट करके सोचिएगा इसके लिए हमें कौन सा शब्द आया है। तो आंसर क्या है इसका बच्चों, सिंधु, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क भारत की प्रशंसा की गई है, ख भारत के महापुरुषों की जय की गई है, ग भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, घ भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो बच्चों हम इस लाइनों का पहले मीनिंग देख लेते हैं कि भारत की प्रशंसा की गई है, बिल्कुल की गई है, क्योंकि भारत के बारे में ही बताया गया, भारत की तारीफ की गई है। एक तरह से ये भी सही है। सेकंड बोला गया है भारत के महापुरुषों की जय की गई है, बिल्कुल की गई है, क्योंकि इसमें कई हमारे देश के महापुरुषों के बारे में बताया गया है, उनकी जय के बारे में बताया गया है, ये भी करेक्ट है। ग देखते हैं तो भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, मतलब भारत की जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसके बारे में बताया गया है, वो भी सही है बिल्कुल। घ है इसमें भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें युद्ध भूमि वगैरह बताया गया है इस पंक्तियों में, इस कविता के अंदर। तो भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है, ये भी सही है। तो एक तरह से तो बच्चों देखा जाए इसके चारों ऑप्शन ही सही हैं। बट क्वेश्चन पे भी दोबारा आते हैं हम, क्वेश्चन पे इसके दोबारा आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, मुख्य रूप से कहने का मतलब मातृभूमि कविता में जो मुख्य रूप से भारत की बताई गई है क्वालिटी, उसके बारे में हमें बताना है कि मुख्य रूप से हमारा भारत के रूप में क्या विशेषता उसके बारे में बताई गई है। तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखना। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में, कि आपकी समझ क्या कह रही है कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत के किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मेरे हिसाब से तो उत्तर इसका ग होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ग जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्यों?
क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं तो बच्चों मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में बताया गया है भारत के लिए? भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन आता है, पार्ट से ही है कि 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि आपने ये जो ऑप्शन में से उत्तर चुने हैं वो क्यों चुने, क्या रीज़न है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, तो हमने उत्तर दिया था सिंधु। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या आ रहा है बच्चों, आपके सामने देखो, क्लियर करते हैं। क्यों उत्तर दिया हमने हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द? क्योंकि हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था। इस चीज़ पे ध्यान देना, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। जो भारत के हमारे प्राचीन लोग थे, पुराने लोग थे, पुराने समय के, उन्होंने हिंद महासागर का नाम ही सिंधु महासागर रखा था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंदू महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। समझ में आया बच्चों कि हिंद महासागर, पुराने समय में हिंद महासागर को हम लोग, भारत के लोग, सिंधु महासागर के नाम से जानते थे और इसी चीज़ का यूज़ करके हमारे कवि सोहनलाल द्विवेदी ने इसको सिंधु नाम से पुकारा है, इसीलिए यही उत्तर हमारा करेक्ट होगा। ये इसका रीज़न है। सेकंड हमारा क्या था प्रश्न कि मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत के लिए क्या वर्ड या क्या सराहना की गई है, क्या बताया गया है? तो उसका उत्तर हमारा ग था कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब इसका रीज़न भी देख लेते हैं, क्या है इसका रीज़न, क्यों चुना हमने ये उत्तर? क्योंकि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसीलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब इसमें एक वर्ड आप ध्यान दे रहे हैं कि चर्चा अधिक की गई है, बाकी सब चीज़ों के बारे में भी बताया है, ये ध्यान रखना, बट किसके बारे में आपको सबसे अधिक बताया गया, सबसे ज़्यादा बताया गया। तो इसमें पूरी कविता में आप देखोगे भारत की पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, वृक्षों के बारे में, मलय पवन के बारे में, घनी अमराइयों के बारे में चर्चा जो है, उसके बारे में बातचीत जो है, सबसे ज़्यादा उसको एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो इसीलिए जो है हमारा ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है कि भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी सराहना की गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब ये पार्ट से आ गया, दोबारा से मिलकर मिलान करें। ठीक है, मैचिंग है ये आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसमें बताया गया है कि आप डिक्शनरी देख सकते हैं, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं हिंदी में, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने बुक में आपके सामने ही है कि एक तरफ हमको सारे शब्द दिए गए हैं और एक तरफ उसके अर्थ और संदर्भ बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं कि किसको कहाँ से मिलाना है। सबसे फर्स्ट है हमारा हिमालय, जो पहला शब्द है, इसका अर्थ या संदर्भ क्या होगा कि भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, ये इसका उत्तर है। ठीक है, सेकंड नंबर है हमारा त्रिवेणी। त्रिवेणी आपको मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन किया था कि 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, वो पॉइंट या वो जगह जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, जिनको संगम भी कहा जाता है। तीसरा है मलय पवन। मलय पवन के लिए क्या है, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। तो मलय क्या है, एक पर्वत का नाम है और वहाँ से जो वायु चलती है, वहाँ से जो हवा आती है, वो एक सुगंधित वायु होती है, उसमें एक अलग प्रकार की खुशबू आती है, तो उसको मलय पवन कहा है। चौथे नंबर पे सिंधु। सिंधु क्या है, एक समुद्र है या एक नदी का नाम है, तो ये इसका उत्तर है। आगे 5वें नंबर पर है गंगा यमुना। ये तो आप लोग सभी बच्चे जानते ही हैं कि गंगा यमुना कौन है, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। 6 नंबर पे है रघुपति। रघुपति को भी सब आप जानते हैं, श्री रामचंद्र का एक नाम, जिसको हम राम भी बोलते हैं, श्री राम भी बोलते हैं भगवान को, और दशरथ के पुत्र, इसका मतलब इनके पिताजी का नाम दशरथ है। श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। अब इस पे ध्यान देना बेटा, आ की मात्रा का फर्क है बस। वसुदेव इनके पिताजी का नाम है और वासुदेव इनको बोला जाता है। ठीक है,
आगे आते हैं सीता। सीता को आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, जनक की पुत्री जानकी और राम जी की पत्नी भी सीता ही थी। ठीक है। 9वें नंबर पे बेटा बच्चों आता है गीता। गीता क्या है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। तो गीता एक पूरा काव्य, हमारा पूरा एक ग्रंथ है जिसको श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है और जो कि बहुत प्राचीन भी है, पुराने समय से है और प्रसिद्ध भी है, लोग उसको जानते भी हैं। और इसमें वो प्रश्न उत्तर, वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो कि महाभारत युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई थी। वो सारे संवाद, वो सारी बातचीत इसके अंदर है। 10वां नंबर लास्ट है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को भी अच्छी तरह जानते हैं, जो कि हमने कविता में भी पढ़ा है। एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, मतलब इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। प्रश्न है आपके सामने, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो नीचे बच्चों आपको कुछ पंक्तियां दी हुई हैं जो कि हमने पोएम पढ़ते समय भी पढ़ी थी, हमने समझी थी। तो उसी को पढ़ना है, उसी पे विचार करना है और ये काम आपको अपनी लेखन पुस्तिका, मतलब जो आप जिसमें आप काम लिखने वाला करते हैं, उस पुस्तिका में, उस कॉपी में करना है। तो लाइनें देख लेते हैं, क्या लाइनें हैं, क्या पंक्तियां हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो ये आपको पंक्तियां दी हुई हैं, जिसका आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है इसमें। इसका उत्तर देख लेते हैं, इन पंक्तियों का क्या उत्तर लिखना है आपको, या क्या पढ़ने में आया, क्या समझ में आया। क्या बता रहे हैं हमारे कवि? कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा है क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। प्राचीन काल से ही भारत सत्य के लिए युद्ध करता आया है और इसीलिए इसे युद्ध भूमि भी कहा गया है। तो इसमें कवि ने हमारे देश को युद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि आपको पता है भारत में कई सारे युद्ध हुए हैं जिसमें हमें अपने देश के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाया है। हमारा देश इन सब चीज़ों से जो है ऊपर आया, उभर के आया है युद्ध करके ही। और प्राचीन काल से ही भारत सत्य के लिए युद्ध करता आया है, क्योंकि सत्य जो है हमेशा उसकी जीत होती है, आपको पता ही है। तो भारत जो एक ऐसा देश है जो कि सत्य के लिए हमेशा उसने युद्ध किया है और इसीलिए कवि ने अपने देश को युद्ध भूमि भी कहा है। आगे, भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत पर अनेक राजा आए जिन्होंने अपना शासन किया, हमारे देश पर अंग्रेज़ भी आए, तो उन्होंने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से बदलना चाहा। बट हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जिसने अपने सभ्यता और संस्कृति पर कभी भी आंच नहीं आने दी, ना उसको ख़त्म होने दिया, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ने दिया। आगे कवि क्या बताते हैं कि कवि ने भारत को बुद्ध भूमि इसलिए कहा है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता रहे। महात्मा बुद्ध ने हमारे देश में अपने धर्म का, जो कि बौद्ध धर्म है, उसकी स्थापना करी है, उसके प्रवर्तक थे ये। और उन्होंने ही अपने प्रवचनों से, अपनी बातों से, अपने द्वारा सभी भारतीयों को प्रेम करना सिखाया, दया सिखाई, अहिंसा का सिखाया, अहिंसा के मार्ग पे चलाया। तो ये संदेश जो है हमारे देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता रखता है और इससे हमारे देश में, भारत में हमेशा अखंडता बनी रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। तो कवि ने इस भूमि को, भारत देश की भूमि को मातृभूमि क्यों कहा है? क्योंकि इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया है और इसी धरती पर उन्होंने जन्म लेकर अपने आप को बहुत ही गौरवमयी समझते हैं कि उन्होंने इस धरती पर, भारत देश की धरती पर जन्म लिया है और ये उनके लिए अत्यधिक गर्व की बात है। और हम सभी देशवासियों के लिए ये सारी बातें जो हैं, हमने अपनी धरती पर जन्म लिया है, ये बात बहुत ही गर्व की है। आगे सोच विचार के लिए, अब ये प्रश्न आपको सोच विचार के लिए दिए गए हैं। क प्रश्न है,
कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको बच्चों ये आगे छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रखे हैं जिसके आंसर आपकी पोएम में ही हैं, जो हमने कविता पढ़ी है उसमें से आपको याद हो तो इसके आंसर जो है आप ओरल भी बता सकते हैं, मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयल कहाँ रहती है। तो आपको साइड में देखो पंक्ति दी हुई है जिसमें आपको कोयल के बारे में बताया है कि वो कहाँ रहती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। तो अमराइयाँ मैंने बताया था बच्चों, अमराइयाँ क्या होती है, आम के बाग। तो कोयल कहाँ रहती है, आम के बागों में। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों कि कोयल अमराइयों में रहती है। अमराइयों मतलब क्या होता है, आम के बाग। तो घने आमों के जो बाग हैं उसमें कोयल रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, तन मन कौन संवारता है। इससे रिलेटेड आपको पंक्ति सामने दिखाई दे रही है कि बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। तो जैसा कि पोएम में भी आपको पढ़ाया था कि बहती मल्ले पवन, आपको मल्ले पवन, मल्ले एक पर्वत का नाम है, वहाँ से आती हुई जो पवन है, जो वहाँ से पवन बहती हुई है, वो पवन जो है हमारे तन मन को संवारती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है आपके सामने, बहती मल्ले पवन हमारा तन मन संवारती है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दी है कि मल्ले नाम के पर्वत से बहने वाली जो पवन है, बहने वाली जो हवा है, वो हमारा तन मन संवारती है। थर्ड नंबर है क्वेश्चन, झरने कहाँ से झरते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर से रिलेटेड जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, वो सामने आपको दिख रही हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। झरने अनेक झरते मतलब पहाड़ी से टकरा करके जो नदी का पानी है हमारा, वो नीचे की तरफ गिरता है, तो वो जो रूप होता है गिरते हुए पानी का, वो झरना कहलाता है। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है बच्चों कि झरने कहाँ से झरते हैं। तो इसका उत्तर देखो सामने पंक्तियों में भी आपको दिख रहा होगा, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा सकते हैं मेरे को कि क्या उत्तर हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, झरने पहाड़ियों से झरते हैं, क्योंकि देखो लाइन में भी आपको दे रखा है पहाड़ियों से, है ना। तो झरने जो हैं पहाड़ियों से झरते हैं। प्रश्न नंबर 4, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। तो बताइए याद करके कि श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था। लाइनों में भी देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी मतलब बांसुरी और पुनीत मतलब पवित्र, बिल्कुल। क्या सुनाई, गीता। ठीक है, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। तो बांसुरी बजाते हुए आपको पता है श्री कृष्ण जी कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं, और साथ में उन्होंने क्या सुनाया था, बांसुरी बजाई थी, बांसुरी की आवाज़ सुनाई हमें, मनमोहक बांसुरी बजाई और गीता का संदेश भी दिया। प्रश्न नंबर 5, गौतम ने किसका यश बढ़ाया। तो यहाँ पे महात्मा गौतम की बात हो रही है कि उन्होंने किसका यश बढ़ाया। इसी से रिलेटेड जो उत्तर हमें बताना है उसके अकॉर्डिंग हम पंक्तियाँ देख लेते हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम ने कहाँ जन्म लिया या किसका यश बढ़ाया, किसका नाम फैलाया, वो बताना है। इसका उत्तर है बच्चों, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने अपने भारत में ही जन्म लिया था। पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया, और साथ में यश बढ़ाया मतलब अपने भारत देश का नाम बढ़ाया, और साथ के साथ उन्होंने पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश भी दिया है। आगे चलते हैं। ख आपका भाग आ रहा है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी पंक्तियाँ कविता में से ही हैं, आगे हमने दे रखी हैं। जैसे कि गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। तो इस पैराग्राफ में आपकी ये लाइनें थी। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों आपकी बुक में, लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना या फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। अब इसी से रिलेटेड जो आगे नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आंसर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहाँ कहाँ छठा छहर रही है। तो छहर का अर्थ आपको ऊपर दिखाया है, बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना, है ना। तो इसी से रिलेटेड आपको आंसर बताना है कि छठा कहाँ कहाँ छहर रही है। इसका उत्तर आप जानते हो, आपको पता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर देख लेते क्या है, पग पग पर, यहाँ हर कदम पर छटा या सुंदरता की अनुभूति हो रही है। पग पग पर मतलब हमारे देश में आपके हर कदम पे, आप जहाँ पर भी जाओ, हर पग पग पर आपको जो है छटा कि हमारी देश की सुंदरता की अनुभूति होती है। सब जगह आपको हमारा देश बहुत सुंदर लगता है, हर कदम पर हमारा देश बहुत ज़्यादा सुंदर
लगता है। अगला प्रश्न है, किसका पानी लहर रहा है? लहर का मतलब आपने पिछली स्लाइड में देखा था बच्चों कि लहर का मतलब क्या होता है? पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश, है ना। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसका पानी लहर रहा है। इसका उत्तर क्या बोलेंगे बच्चों कि गंगा, यमुना और त्रिवेणी, मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल, ऐसा जगह जहाँ पर ये तीनों नदियाँ जो हैं आपस में मिलती हैं, उस स्थल को हम संगम स्थल कहते हैं। में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। तीनों नदियों का पानी जो है आपका लहराता हुआ वेग से, पूरे जोश से, मस्ती के साथ आगे बढ़ता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर है इसका ये। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पार्ट से ही है हमारा। कविता की रचना। कविता का रचना का अर्थ क्या होता है बच्चों कि एक कविता बनानी है। जिस तरह से अभी हमने कविता पढ़ी है, तो हमारे कवि ने ये कविता की रचना करी है, इसी हिसाब से हमें ये कविता की रचना करनी है और इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब है। लाइनें हमें दी हुई हैं, पंक्तियाँ हमें दी हुई हैं, जैसे कि नीचे गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। अब इसका अर्थ हमने कविता में भी पढ़ा था, कविता में भी समझा था। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। तो कवि ने यहाँ पे यमुन शब्द यूज़ किया है, उसका मतलब क्या है? यमुना नदी से है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। जैसे हमने अभी तक यमुन शब्द नहीं सुना यमुना के लिए, बट इस कविता में हम यमुन शब्द सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, किस वर्ड को बता रहा है, या किसके बारे में बता रहा है? यमुना नदी के बारे में। तो यहाँ पे कवि ने इस शब्द को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ताकि कविता की लय बनी रहे और सौंदर्य बना रहे, पढ़ने में वो बहुत सुंदर लगे। आगे, यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो आपको पता है जो भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं, चाहे पाठ हो चाहे कविता हो, तो उसका एक शीर्षक भी हमें लिखना पड़ता है, स्पेशल उससे रिलेटेड उसका नाम देना पड़ता है। तो इसी तरह से जो भी आप कविता बनाएंगे उसमें आप जो भी विशेषताएं बताएंगे उसके अकॉर्डिंग, या कविता में आपने किस प्रमुख चीज़ के बारे में बताया है उसके अकॉर्डिंग आप उसका शीर्षक दे सकते हैं। इसका उत्तर है, अंतिम में जन्मभूमि बाद में लिखा है और मातृभूमि पहले। तो देखिए सामने आपकी पंक्ति भी दी हुई है। देखिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसमें देखो, जन्मभूमि जो शब्द है वो बाद में आ रखा है, मातृभूमि पहले आ रखा है। क्यों कर रखा है ऐसा कवि ने? क्योंकि देखिए इसको पॉइंट वाइज में आंसर दे रखा है हमें। अच्छे शब्दों का चयन, जैसे बहते शब्द को झरते लिखा गया है। तो कोई शब्द जैसे बह रहा है, या हम किसी चीज़ को बहता हुआ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि झरने हमारे क्या होते हैं? बहते हैं, है ना। तो इसलिए झरते शब्द जो हमारे कवि हैं उन्होंने यूज़ किया है। हिंद महासागर को हिंद महासागर नहीं बोला, क्या बोला है? सिंधु कहा गया है। तो हिंद महासागर को हमारे कवि ने हिंद महासागर नहीं बोला है, उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया है? ध्यान दीजिए, सिंधु शब्द यूज़ किया है। द्वंद्व समास के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे तन मन, ठीक है। इसके अलावा आप इस कविता में और भी देखो एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके द्वंद्व समास के। कुछ छंदों में हर पंक्ति की शुरुआत और अंत समान शब्दों से की गई है, जैसे वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। भूमि के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्म भूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि, युद्ध भूमि, स्वर्ण भूमि आदि। तो इस तरह से आप अपनी कविता की जब रचना करेंगे तो इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को आप याद रख करके इस कविता की रचना कर सकते हैं और स्पेशल उसका शीर्षक भी दे सकते हैं। ये आपकी कविता रचना में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका है मिलकर मिलान करें। तो आपका एक और मिलान आ गया है, इससे पहले भी हमने एक मिलान किया है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा फोटो, उसमें सारा आपको दे रखा स्तंभ 1 स्तंभ 2, इन दोनों का हमें मिलान करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए, ठीक है। मिलते जुलते भाव मतलब आप दोनों साइड की लाइनें पढ़ेंगे, जिसका भाव एक दूसरे से मैच करेगा, मिलेगा, उसको हमें मिलान करके लाइन खींच के मैच कर रहा है। आंसर देख लेते हैं इसका। जैसे पहला है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी।
हमने पोयम में भी समझा था इसका मतलब कि जन्मभूमि मेरी मतलब ऐसी भूमि जहाँ हमने जन्म लिया है, और मातृभूमि मेरी मतलब वो भूमि जो हमारे लिए हमारी माँ के समान है। तो इसके आंसर वाली पंक्ति है आपके स्तंभ 2 में, मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है, मैं वह भूमि मेरी माँ के समान है। तो ये इसका आंसर, इसका मैचिंग ये लाइन है। दूसरे नंबर की लाइन, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। ठीक है, मस्त झाड़ियों में मतलब पूरा बाग है, पूरा झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर जो है चिड़िया बिल्कुल मस्त हो करके चहक रही हैं या अपने गीतों में अपनी भाषा में गीत गा रही हैं। तो इसकी मैचिंग लाइन क्या होगी स्तंभ 2 में, वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो इसमें मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ की जलवायु जहाँ पर जो पशु पक्षी हैं पेड़ों के बीच में बहुत खुशी से बहुत प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा सुखदायी है, जिस जलवायु में पशु पक्षी सारे मतलब खुश होकर के पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरे नंबर की लाइन है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। अमराइयों का मीनिंग बच्चों कविता में हमने पढ़ा था कि आमों के बाग बहुत ज़्यादा घने हैं और वहाँ पर कोयल पुकारती है। तो देखते हैं स्तंभ 2 में इसकी लाइन, यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पे आम के बहुत घने उद्यान है जिसको अमराइयाँ कहा जाता है, और वहाँ पर सारे पक्षी जो है बहुत खुशी से कोयल के साथ चहचहा रहे हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, अनुमान या कल्पना से। अनुमान या कल्पना का मतलब होता है जिसका आंसर आप अपनी सोच से दे सकते हैं, अपनी समझ से दे सकते हैं, जो आपकी कल्पना आपको उत्तर दे रही है वो आप बता सकते हैं। तो अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए, तो आपका जो ग्रुप है उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। तो है आपकी लाइनें, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर जो है आपको अपने अनुमान से कल्पना से देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपना ही इसमें ब्रेन यूज़ करना है कि आपको क्या इसका आंसर लगता है वो बताइए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा एक बार, कोयल क्यों पुकार रही होगी। दूसरा क्वेश्चन, किसे पुकार रही होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कैसे पुकार रही होगी। ठीक है, तो इस पूरी लाइन में हमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम। कोयल आम तौर पर वसंत ऋतु में पुकारती है। तो यहाँ पे ऋतु का नाम बताया गया है कि कोयल जो है कब पुकारती है, कौन सी ऋतु में पुकारती है बच्चों, वसंत ऋतु में स्पेशल। ठीक है, परंतु इस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था। ये कविता देशभक्ति के प्रेम को उजागर करने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें पहली लाइन में हमें उत्तर दिया गया वसंत ऋतु में कोयल जो है पुकारती है, बट ये किस टाइम की, किस वक्त की कविता है बच्चों, उस टाइम जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो रखा था। तो ये कविता जो है उस टाइम के देशभक्त के प्रेम को उजागर करने के लिए उद्देश्य से लिखी गई है। इसीलिए अमराइयों के घनी होने से तात्पर्य हो सकता है कि चारों ओर परतंत्रता का अंधेरा फैला हुआ है। मतलब चारों तरफ जो है पूरा अंधेरा किस चीज़ का है, गुलामी का, कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो इसीलिए अमराइयों जो हमारे आमों के बागों के बारे में बताया गया है, वो एक तरह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ दिखाया हुआ है, और ऐसी ऋतु चल रही है जो कि परतंत्रता की ऋतु है। आगे, शायद कोयल भी लोगों को स्वाधीनता के लिए लड़ने को प्रोत्साहित कर रही है और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आगाज कर रही है। तो कोयल क्यों पुकार रही है, कोयल क्या कहना चाहती है पुकार के, कि भारत देश के सभी लोगों को वो प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना है और हमें हमारे देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराना है। तो उसके लिए वो सभी लोगों से आगाज़ कर रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है पुकार के। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या लग सकता है, वो उत्साहवर्धक देशभक्ति के गीत गाने के लिए अपने साथियों को कू कू करके पुकार रही होगी। तो वो अपने साथियों को भी, क्योंकि अकेला तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने पूरे साथियों को कू कू आवाज़ करके पुकार रही होगी, ताकि हम सब मिल करके अपने भारत को आज़ाद करा सकें। ख की पंक्तियाँ क्या हैं, बहती मले पवन है तन मन संवारती है। अब इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, पवन किसका तन मन संवारती है, फर्स्ट क्वेश्चन, और वह यह कैसे करती है। तो इस लाइन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 प्रश्न आ रखे हैं, उसका उत्तर आपको देना है। फर्स्ट का उत्तर देख लेते हैं, जैसे
पवन उन सभी प्राणियों का तन मन संवारती है जो उसके रास्ते में आते हैं। रास्ते में आने का मतलब बेटा बाधा आना नहीं, रुकावट आना नहीं। जब हवा चलती है तो जो भी उसके रास्ते में या वहाँ से गुजरता है, चलता है, वहाँ से जाता है, तो उसका तन मन वो संवारती है। सभी प्राणियों का मतलब खाली इंसान नहीं बच्चों, पेड़ पौधे, आपके पशु पक्षी, सब चीज़, जो भी लिविंग चीज़ है, जो भी उसके रास्ते में आएगी उन सब का तन मन संवारेगी। आगे, वह ये कैसे करती है? इसका प्रश्न का उत्तर है दक्षिण दिशा के मल्य पर्वत पर अधिक मात्रा में चंदन के पेड़ हैं, जिससे हमें शीतल, सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक हवा मिलती है। तो जो मलय पवन है वो हमारे कहाँ से आती है? आपको बताया था कविता के बीच में कि मलय पर्वत से आती है, जो कि दक्षिण दिशा में है, और उस साइड में, उस तरफ में अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में चंदन के पेड़ हैं। तो चंदन की खुशबू हवा के साथ फैलती है, तो इससे वो पूरी हवा जो है शीतल हो जाती है, सुगंधित हो जाती है और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हवा मिलती है। आगे अब चलते हैं शब्दों के रूप। इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ लेते हैं पहले। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द को 2 बार यूज किया गया है। इसका अर्थ क्या है? हर पग या हर कदम पर। इसका मीनिंग इस लाइन में ही देखना पड़ेगा कि पग का शब्द देखो 2 बार आ रहा है ना। पग का शब्द देखिए, पग जो शब्द है आपका वो 2 बार आ रहा है। देखिए ये पग पग आपका 2 बार शब्द आ रहा है। तो पग पग का इस लाइन में क्या मतलब है कि हर पग, ठीक है, और हर कदम पर। तो इसके 2 मीनिंग आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह से शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, उनके अर्थ लिखिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे दे रखा है फर्स्ट घर घर, इसका उत्तर बताइए बच्चों क्या हो सकता है? प्रत्येक घर। ठीक है, आगे पूछा गया बाल बाल। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? हर बाल, बच्चा, या एक एक बाल, सिर के बाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सांस सांस। इस क्वेश्चन का क्या अर्थ होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे आगे? हर सांस। तो हमने इसके सारे आंसर देखे। घर घर का मतलब प्रत्येक घर, बाल बाल का अर्थ आप हर बाल लिख सकते हो, एक एक बाल लिख सकते हो, सांस सांस का मतलब लिखेंगे हम हर सांस। ठीक है, आगे देश देश, इसका उत्तर आपका होगा प्रत्येक देश में। आगे पर्वत पर्वत, हर पर्वत। ठीक है, तो इसके आपके सारे ये हो गए हमारे आंसर्स। तो देश देश के लिए हमने क्या यूज़ करा बच्चों? प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत के लिए क्या यूज़ करा? हर पर्वत। ठीक है, आगे है ख के लिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द, इस पे ध्यान देना बच्चों। भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। ठीक है, नीचे हमें संकेत भी दे रखे हैं बच्चों, जैसे कि शब्द दे रखे हैं हमें तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। तो इन शब्दों को यूज़ करके आप भूमि के साथ जोड़ करके आपको नए शब्द बनाने हैं, अलग अलग शब्द बनाने हैं। तो देख लेते हैं आप क्या क्या शब्द जोड़ सकते हैं। आपके सामने बुक में ये आपको दे रखी है पिक्चर। भूमि शब्द आपको सभी के साथ जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। संकेत आपको दे रखे थे, उसमें से आप कोई भी शब्द यूज़ करके इसको आप नए शब्दों के रूप में बना सकते हैं। आंसर देख लेते हैं पहला, जैसे कि बनेगा देवभूमि, जन्मभूमि, भारत भूमि, मरुभूमि, यज्ञ भूमि और रणभूमि। इसके अलावा आप और भी संकेतों में शब्द थे, संकेत में आपके, उन शब्दों को भी यूज़ करके आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। आगे है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान, तो मतलब थोड़ा सा अलग या थोड़ा समान, थोड़ा सेम सेम या थोड़ा अलग अलग। नीचे दी गई पंक्तियों को पहले पढ़ेंगे। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसमें बच्चों देखो आप दोनों लाइनों में काफ़ी शब्द जो हैं बिल्कुल सिमिलर है। जग है, को, दया को दिया है, जरा सा डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखना। दया है और नीचे है दिया, सिखाई और दिखाया। तो यहाँ पे देख लेते हैं दया और दिया, जो बोलने में अगर हम फ्लुएंटली बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे तो एक जैसा ही लगेगा सुनने में, बट हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। ध्यान देना कि दया और दिया में केवल एक मात्रा का ही अंतर है। ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे द पे छोटी की मात्रा है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ
पूरी तरह बदल गया है। तो कई शब्द आपकी लाइफ में भी आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, जिसमें ज़रा सी मात्रा या ज़रा सी बिंदु का ही फ़र्क हो जाता है, पर उसका मीनिंग देखो बिल्कुल अलग हो जाता है। इस चीज़ पे ध्यान देना बच्चों, कि एक छोटी सी मात्रा जो है शब्दों के अर्थ को कितना भिन्न कर देती है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। अब इस पे भी ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है बुक में, इसमें आ की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है, ठीक है। तो जरा सी एक मात्रा का ही डिफरेंस है, बट मीनिंग ध्यान देंगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे घड़ा आपको पता है, जो पानी हम भरते हैं गर्मियों में, मटके मिट्टी का बना होता है, मटका भी बोलते हैं उसको। और घड़ी क्या होती है, जिसमें हम समय देखते हैं, है ना, हर घर में पाई जाती है। घड़ी हाथ में बांधी जाती है, दीवार वाली घड़ी होती है। तो देखो एक मात्रा का डिफरेंस जो है वो शब्द का बिल्कुल ही अंतर बदल देता है, उसका अर्थ जो है बिल्कुल ही अंतर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ही हमें शब्द और ढूंढने जिसमें सिर्फ एक मात्रा का डिफरेंस होगा, और उस मात्रा को ध्यान रखेंगे तो दोनों का मीनिंग जो है शब्दों का अलग ही बनेगा। जैसे पाठ से ही लिया हमने, चांद का चांदी, घट घाट, चना चीन, हाथ हाथी, सदा सादा, दान दिन, ठीक है। अब इसमें मात्रा देखते देखते एक बार कौन कौन सी चेंज है। देखिए चांद और चांदी में क्या डिफरेंस है, बोलो। द पे कोई मात्रा नहीं है यहाँ पे, और द पे बड़ी की मात्रा आ गई, ठीक है। घट है और घाट है, क्या है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है घ पर, और घ पे आ की मात्रा आ गई, है ना। चना है, चना में देखो च पे कोई मात्रा नहीं है। चीन, न पे देखो यहाँ पे आ की मात्रा यहाँ पे हट गई, और यहाँ पे च पे कोई मात्रा नहीं थी, बट च पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई। हाथ और हाथी, देखो यहाँ पे थ पे कोई मात्रा नहीं है, और थ पे यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई। सदा, द पे आ का डंडा, स पे कुछ नहीं, बट यहाँ पे स देखो आ का डंडा हो गया, द पे सेम आ रखा है। दान, द पे आ का डंडा है, और दिन, दिन पे छोटी की मात्रा है। तो ये देखो एक एक मात्रा के यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई देंगे, बट इन दोनों ही शब्दों के जो मीनिंग आप देखोगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो बच्चों हमने इस कविता का पूरा अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने कविता की व्याख्या और अभ्यास कंप्लीट किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी। और अगर इस कविता से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।